बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर। इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं अपनी क्लास में, वो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बच्चे जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10 में जो आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन्वॉल्व थे। ठीक उसी तरह से आज हम फिर से इक्विलिब्रियम चैप्टर में उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई उन कॉन्सेप्ट्स का भी एक नाम था, है ना। क्या नाम था वो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, उसका नाम है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। चलिए आज हम स्टार्ट करें आर्हीनियस से बेटा, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से। आर्हीनियस जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था और ये कॉन्सेप्ट आपको 1884 में मिला। क्लियर है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आपके पास 1884 में आया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो है बच्चे वो कंपाउंड होता है जो कि फ्री हाइड्रोजन रिलीज करेगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कहेंगे एन एसिड इज अ कंपाउंड which gives free hydrogen ions। एसिड वो कंपाउंड है जो क्या रिलीज करता है बेटा, फ्री हाइड्रोजन आयंस। ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयंस को जब ये डिसॉल्व होगा वाटर में। क्लियर। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर बेसिकली एसिड्स। ठीक इसी तरह से बेस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई बेस वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेस कौन से कंपाउंड्स होते हैं, बेस वो होंगे जो हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि आपके पास सपोज HX है, HX मतलब हाइड्रोजन ग्रुप होता है, आप सभी को पता है। HX जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये डिसोशिएट हो जाता है H+ और हैलाइड आयन में। क्लियर। अब ये जो H पॉजिटिव बच्चे यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो आपका एसिड है इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म एन हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। एंड अगेन दिस X नेगेटिव जो कि ऊपर रिलीज हुआ था वो वापस एसिड सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ। अब बच्चे जो ये हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में आया था ना, ये बहुत रिएक्टिव होता है एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन द सोल्यूशन। ठीक है। सो इट इज वेरी रिएक्टिव एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये आपको फ्रीली सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन। इसीलिए देखा तुमने कि क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो HX जो है वाटर में डिसॉल्व होते ही हाइड्रोजन आयन और X नेगेटिव हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन प्लस फिर से हैलाइड आयन सोल्यूशन में रह जाते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा इट विल बिकम स्टेबल। अभी ये क्या था, अनस्टेबल था ना, इट इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। अभी एकदम से क्या हुआ, जैसे ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ इट विल बिकम स्टेबल आफ्टर फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन। क्लियर। इट विल बिकम स्टेबल। आई होप मैं क्लियर हूं, बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को। नेक्स्ट हम करते हैं बेस क्या होता है। बेस के लिए मैं डेफिनेशन लिखने वाली हूँ कि बेस क्या है। सो बेसिकली अ बेस इज अ कंपाउंड, मैंने अभी बताया है, अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोक्सिल आयन when dissolved in water। देखो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ मैंने हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोक्सिल आयन वर्ड से रिप्लेस किया है। क्लियर हो गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं। सपोज आपके पास
एक कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M विल बी कन्वर्टेड इनटू M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस विल बी रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन. Again it is very unstable and it will get hydrated. Clear? समझ में आया? It is also what? It is also unstable. जैसे कि ऊपर हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल था ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन भी अनस्टेबल है और ये भी एकदम से क्या हो जाएगा, ये केवल हाइड्रेटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में. क्लियर हो गया? बट जैसे कि हर थ्योरी के कुछ ना कुछ क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही. अब आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से केवल कौन कौन से एसिड्स बता सकते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, शायद आपको समझ में आए. आप HCl बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई HCl एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है, चलो मान लिया. आपने कहा मैम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एसिड बेस है क्योंकि ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, मैंने ये भी मान लिया. ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट एसिड और अ बेस, ये एसिड है या फिर बेस, क्या है ये, नहीं पता. चलिए यही इसका क्या कहलाएगा, फेलियर. यानी कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स केवल उन कंपाउंड्स के बारे में बता सकता है जो या तो हाइड्रोजन कंटेनिंग है या फिर हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग. लेकिन वो कंपाउंड्स जिसमें ना तो हाइड्रोजन है और ना ही हाइड्रोक्साइड, वहां आके ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है. समझ में आया? अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिड है, पर देखो तुम हैरान होंगे ये बात सोच के कि क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, फिर भी ये एसिड कहला रहा है ना. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट. ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कौन थे बच्चे, दो साइंटिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने 1923 में एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट हमें दिया था. तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी सब्सटेंस जिसके पास ये टेंडेंसी है कि वो डोनेट कर सके अपने हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को, वो एसिड कहलाएगा. और जो उसे एक्सेप्ट करेगा, उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा, वो बेस कहलाएगा. क्लियर हुआ, बात समझ में आई? तो अब देखो इसे, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ इस कॉन्सेप्ट की कि बेसिकली इसने क्या स्टेट किया था. एन एसिड इज अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है, अ मॉलिक्यूल और आयन, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. इट इज अ सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी, जिसके पास क्या है, which has a tendency to donate proton, जो क्या डोनेट कर सके, प्रोटॉन. अब प्रोटॉन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन, है ना. एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस है जो क्या कर सके, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले. इज अ सब्सटेंस which has a tendency to accept proton. बात समझ में आई बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर बेस था आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था. अब आया आपका ब्रॉन्स्टेड का लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका प्रोटॉन जो है वो मेन ऑब्जेक्ट बन गया, जो कह रहा है कि भैया अगर हाइड्रोजन आयन या फिर जो प्रोटॉन है वो एक ऐसा अगर वो डोनेट कर दे, कोई भी मॉलिक्यूल या आयन अगर प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड बन जाता है, और अगर वो कोई दूसरा सब्सटेंस उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो बेस बन जाता है. क्लियर हो गया? सो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं सिंपल इसी लैंग्वेज को, मतलब इसी चीज़ को मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रही हूँ. इट इज़ एन एसिड, राइट. इफ इट डोनेट्स इट्स हाइड्रोजन आयन, इट विल बिकम बेस.
ठीक है, सो द बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. क्लियर? आई गेस ऐसे क्लियर हो गया होगा डायग्राम से. एंड इट इज अ प्रोटॉन डोनर. अब इसी के ऊपर बेस्ड है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आपके पास HCl है. ठीक है, देखो ध्यान से. क्या है? HCl. HCl का क्या काम है? क्या करता है HCl? HCl का काम है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि HCl ना बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तुम्हें पता है ना, बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन आयन. इट विल डिसोशिएट इट्स हाइड्रोजन आयन, इट विल रिलीज इट्स हाइड्रोजन आयन. क्लियर? एंड दिस इज योर Cl negative chloride ion. So this is an acid which will dissociate into hydrogen ion and Cl negative. This hydrogen ion is a proton. क्योंकि इसने इस HCl ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसी वजह से ये क्या हो गया? इट इज एन एसिड. अब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किसने किया? अगेन वी हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक अमोनिया. इसने हाइड्रोजन आयन क्या करा है? एक्सेप्ट करा है. सो बेस इज व्हाट? विच द बेस इज अ सब्सटेंस और अ मॉलिक्यूल विच विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन. सो इट विल बिकम NH4. क्लियर? समझ आया? तो अगर मैं इसी चीज को बहुत सिंपल टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं तो येस वी कैन राइट और वी कैन सम अप दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. लाइक HCl में से H पॉजिटिव, इट विल बिकम NH3. इट इज एन एसिड एंड इट इज अ बेस. क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ में आया? इसी को और शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूं, दिखाऊं मैं आपको कैसे लिख सकते हैं इसे. देखिए, इन दो इक्वेशंस का सम अप कर रही हूं. HCl प्लस अमोनिया NH3, जो कि क्या है? एसिड और बेस है. आपको पता है इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है, तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज होकर NH4 बन गया है ना, क्योंकि इसने तो एक्सेप्ट किया है. और दूसरे ने क्या करा है? अपना हाइड्रोजन खोया है ना, इससे तो हाइड्रोजन हट चुका है बच्चे. तो ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया बेस. क्लियर हो गया? समझ में आई? अब यहाँ पर ना एक और बहुत अच्छी बात है समझने के लिए. जब एक एसिड अपना हाइड्रोजन आयन लूज करता है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि HCl ने अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया और Cl नेगेटिव अलग हो गया. दिस Cl बिकम्स कॉन्जुगेट बेस. ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया. सेम इनके साथ होगा. सेम इनके साथ क्या हुआ? एसिड था. एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? ये रहा, कॉन्जुगेट बेस में. ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस था किस में? एसिड में. क्लियर हो गया बच्चों? अब हमने यहाँ पे दो नई टर्म पढ़े. एक पढ़ा हमने कॉन्जुगेट एसिड और एक हमने पढ़ा कॉन्जुगेट बेस. अब हमें ये समझना होगा कि भाई कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होते क्या हैं. सो कॉन्जुगेट एसिड जो है बच्चे, इट इज अ सब्सटेंस. बेसिकली इट इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्स अ बेस. जो क्या बनाता है? बेस बनाता है. दैट फॉर्म्स अ बेस. क्लियर? कॉन्जुगेट बेस की बात करेंगे. कॉन्जुगेट बेस क्या है? ये वो सब्सटेंस है दैट फॉर्म्स एन एसिड. सो इट इज अ सब्सटेंस that forms an acid. Clear? Very good. So a conjugate acid can donate proton. It can donate proton. आप इसी तरह से ना इनके बीच में डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं. सपोज आपके पेपर में आया कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में डिफरेंस क्या है, तो आप इजीली लिख सकते हैं. पहला पॉइंट ये रहा कि ये वो सब्सटेंस होता है जो बेस से बना होता है और ये वाला वो सब्सटेंस है जो एसिड से बना है. ठीक है. दूसरा है कि ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है. और ये क्या है? ये डोनर है? नहीं, ये क्या है? एक्सेप्टर. इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन. समझ में आया? तो आप इनके बीच के दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस तो आप इजीली यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स.
क्लियर? वेरी गुड बच्चों। एक इक्वेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ जो कि आप मुझे करके बताएंगे। जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। आपको मुझे बताना है कि इस वाले एग्जाम्पल में कौन एसिड है और कौन बेस। इसमें से कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, सो यू हैव HCl, वाटर। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, कौन एसिड है कौन बेस है। आप कहोगे मैम इसमें H है तो ये तो एसिड है, अभी आपने बताया था ऊपर। अब वाटर का क्या भाई, वाटर जो है ना बच्चे, ये एसिड भी है और बेस भी है, ये दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए मेरी तरफ जल्दी से, वाटर जो है वो डिसोशिएट होता है H+ एंड OH नेगेटिव आयंस में। क्लियर? तो वो हाइड्रोजन भी रिलीज कर सकता है, वो हाइड्रोक्सिल भी कर सकता है। तो ये दोनों है, इट कैन एक्ट एज बोथ, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। सो इस एग्जाम्पल में HCl ने अपना हाइड्रोजन कर दिया, रिलीज कर दिया ना। हाइड्रोजन रिलीज करते ही क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन यहाँ गया, क्योंकि भाई हाइड्रोजन आयन तो फ्री रह नहीं सकता। मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन आयन कैसा होता है, बताओ, बहुत अनस्टेबल होता है, उसे जल्दी से रिएक्ट करना होता है टू गेट स्टेबलाइज। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन आयन वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड इट विल बिकम अ स्टेबल कंपाउंड। क्लियर? एंड द Cl नेगेटिव विल बी रिलीज्ड। नाउ टेल मी वन थिंग, कि ये तो एसिड है and this is base. Clear? The water is acting as a base in this equation, right? And if water is reacting with something which is a base, so it will act as an acid. Okay? Did you get that point? Good. So ये base है. Now what about this hydronium ion? इसे क्या बोलोगे? What is it now? It will act as a conjugate acid. Clear? And it is a conjugate base now. आई होप आपको अभी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो मैंने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बताया और जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज द लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे वो है लुईस कॉन्सेप्ट, है ना, लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। G.N. लुईस ने बेटा एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था, जिस कॉन्सेप्ट को 1923 में जब इन्होंने दिया तो उसे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से जाना गया। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में ये बताया कि जो एसिड है बच्चे वो सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा कि एसिड क्या है, एसिड जो है वो क्या क्या है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा कि एसिड वो कहलाएगा जो कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हीनियस। फिर से दूसरा एसिड वो होगा जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। क्लियर? जो कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट था। और तीसरा आप पढ़ने वाले हो कि एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो प्लीज आप इससे कंफ्यूज मत होना, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। क्लियर? चलिए अब मैं आपको लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझा रही हूँ। मैंने कहा आपसे कि एसिड क्या है, जो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो लुईस एसिड्स क्या होंगे? Acid, these are the substances. It is a substance, right, which can accept a pair of electrons. So basically ये जो concept था ना, this is also known as electronic concept. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। लुईस बेस कौन है? विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो एसिड है, और डोनेट करेगा तो बेस है। क्लियर हो गया? दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
ये जो थ्योरी जीएन लुइस ने दी थी, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में बच्चा जब लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसी सेम टाइम पे जो बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? तो जब ये चीज़ हो रही है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनकर सामने आएगा। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड बनना चाहिए ना। सो व्हाट काइंड ऑफ अ लिंक is between these two Lewis acids and bases? That link or that bond is known as coordinate bond. इसे क्या कहा जाता है? It's a coordinate bond. अब तुम कहोगे मैम हमने तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से आ गया भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हो या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। अब अगेन पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि भैया हमें ये बताओ कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है। सो डेटिव बॉन्ड जो है ये एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है बेटा? शेयरिंग होती है। दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम एटम से होगी, यानी कि एक ही एटम से होगी। सो इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच sharing of electrons takes place from the same atom, जिसमें शेयरिंग जो है वो किससे होती है बेटा? सेम एटम से होती है। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? इसका एक एग्जाम्पल कर देख के बताती हूँ आपको। यहाँ एग्जाम्पल में बच्चे मैं देखो क्या ले रही हूँ। सपोज आपके पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है। अब इस ए के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, वही ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट में। अब ये मत कहना मैम आपने वो के एलिमेंट शेल क्यों ढंग से नहीं बनाई है, मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए। ठीक है, तो ये जो है ये कंबाइन होता है किससे? बी के साथ। ये रहा आपके साथ बी। ठीक है, ये बी जो है इसके पास केवल आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि दोनों शेयर करते हैं, बट अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 6 ही हैं, तो वे शेयर कैसे करें? तो ये डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। अब डेटिव बॉन्ड के लिए ये क्या करते हैं? देखो क्या करेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको शेयर करवाएगा। कौन? ए। कैसे करा इसने? ये देखो डायग्राम की तरह हेल्प से समझा रही हूँ। ये रहा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो गए। बी आ गया, ओहो 2 4 6 तो उसके पास अपने ही थे। ये वाले भी वो यूज करेगा, समझ में आया? इसके ये उसने यूज करे हैं और इसके पास तो अपने 8 थे ही। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो तो इसने इसके भी ये 6 यूज, 6 इसके अपने हैं, 2 इसके हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन के आया वो कौन सा बॉन्ड था? डेटिव बॉन्ड। क्लियर है डायग्राम? ध्यान से देखो, समझ आया है? ये मैंने सर्कल पता है क्यों करा है? बॉन्ड दिखाने के लिए। ये इसका नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड इस वक्त यहाँ पर बनता है दैट इज डेटिव बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया? जिसमें एक जो आपका एटम है वही अपने इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर करवा रहा है, मतलब ए को भी शेयर हो रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन, बी से भी वही कर रहे हैं, तो एक ही बंदा दोनों को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। समझ में आ गया? अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ लुइस बेसेस। लुइस बेसेस कितनी तरह के है ना? टाइप्स ऑफ लुइस बेसेस। लुइस बेसेस में मैंने आपसे अभी कहा था बच्चे कि जो नेगेटिवली चार्ज आयंस और एनायंस होंगे, जो कि क्या करेगा, जिसका काम है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, तो
जितने भी आपको पता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और एनायंस। क्लियर है बेटा? इसके एग्जाम्पल बताओ। बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप जो आप लुईस बेस का करोगे वो कौन सा होगा बच्चे? ये वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स with at least one lone pair of electrons which they can easily donate, जो कि वो easily क्या कर सके, डोनेट कर सके। ठीक है? समझ में आया बच्चे? इसमें आपके एग्जाम्पल्स हो गए NH3, RNH2, ROH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप, वाटर तो अभी मैंने आपको बताया ही, एंड सो ऑन। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप्स ऑफ लुईस बेसेस। बेसेस नहीं है, एसिड्स। ठीक है? टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स। अब लुईस एसिड्स कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स, इस पे मैं एग्जाम्पल लूंगी उनका, जैसे कि पहले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेंट्रल एटम जो है उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं AlCl3, BF3, ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एग्जाम्पल देखो, AlCl3 की बात कर रही हूँ पहले, है ना। तो एग्जाम्पल में Al आपका ये रहा, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, 3 Cl के आउटर मोस्ट में तो एक ही होता है। क्लियर है? अब अगर ऐसे देखूं तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कितना हो रहा है, 6, जबकि मैंने क्या कहा, सॉरी, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने हो रहे हैं, 6, शेयरिंग के बाद भी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इवन दोज आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज लुईस एसिड्स। अभी तक आप लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चे, जैसे मान लो HCl वाले, जिसमें आप कहते हो कि H है तो ठीक है, और या फिर OH है तो भी ठीक है। अब यहाँ ना तो H है ना OH है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, दिस वन, कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसीलिए ये लुईस एसिड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? सो देर आर वेरियस डिफरेंट रूल्स फॉर इट। क्लियर? अभी आप देख रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेंज हो रही हैं, कभी हाइड्रोजन पढ़ रहे हो, कभी इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक आए हैं जिनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन सा बेस है। क्लियर हो गया? सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स। नेक्स्ट इज योर सिंपल केटाइंस। जितने भी केटाइंस होंगे ऑल ऑफ देम वर कंसीडर्ड एज लुईस एसिड। अभी मैंने बोला क्योंकि एनायंस को मैंने कहा कि एनायंस वो हैं जो लुईस बेसिस है, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नाउ द सिंपल केटायंस, दे विल व्हाट, दे विल, एसिड्स क्या करेंगे, लेंगे या इलेक्ट्रॉन को लेंगे या उसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, बताओ। अभी बताया मैंने कि एसिड्स कौन होते हैं, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। पर यहाँ सिंपल कैटायंस की बात करेंगे, जैसे Ag+,
Cu2+। ये कौन है भाई? ये सारे के सारे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये भी लुईस एसिड्स की तरह काउंट किए जाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर से कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, these are also considered as Lewis acids because they are electron deficient। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सिंपल कैटायंस। क्लियर हो गया? थर्ड रूल पे आ जाओ। चलिए, थर्ड रूल आ गया, molecules in which the central atom of p block, ठीक है, of p block has empty d orbitals, जिनके पास खाली d orbitals पड़े हैं। ठीक है, तो अगर खाली डी ऑर्बिटल्स हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये कहेंगे भाई अच्छा है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो हम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में कौन आएगा? इसके एग्जाम्पल में देखो, बता रही हूँ, इनके एग्जाम्पल्स में आ गए आपके टिन क्लोराइड SnCl4। फिर अब वही कॉन्सेप्ट आ गया, ना तो H ना OH, कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड बेस है? अगेन द रूल नंबर 3 विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट एसिड एंड बेसेस। क्लियर बच्चे? वेरी गुड। अब मैं एक ना रिएक्शन इसमें आपको लिख के बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख लेते चलो। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4, इसका आप देखो मैं रिएक्शन दिखा रही हूँ आपको कि कैसे रिएक्ट करता है। जो बेसिकली आपके पास ना सिलिकॉन है, सपोज सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद करो, सिलिका का तो एटॉमिक नंबर याद होगा, कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम याद करो जल्दी से। चलो मैं बताती हूँ, 11 के बाद मैं बोलती हूँ, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 14। 14 का मतलब है इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगल बगल कितने लगे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं। अब तुम कहोगे मैम पर ये तो 8 पूरा हो गया ना, 4 वो 4 ये 8 पूरा हो गया। ये 8 पूरे हो गए पर इलेक्ट्रॉन तो बन गया, पर इसका डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है ना, तो उसमें इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो ये SiF4 इट विल रिएक्ट विथ 2F negative and it will form SiF6 2 negative compound. Clear है? So this is your Lewis acid and it is a Lewis base. Your F negative ions are Lewis bases. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये चीज एक्सप्लेन करी है। सॉरी यार, ये नीचे, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसका। आइए नेक्स्ट पार्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये आज के लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, रूल नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट रूल जिससे मैंने शुरुआत की थी कि CO2 एसिड है या बेस। मॉलिक्यूल्स इन विच, क्या है रूल 4? देखिए, मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स को अगर लिंक कर दिया जाए बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। चलिए बताइए व्हाट आर मल्टीपल बॉन्ड्स, जल्दी से बोलो, पढ़ के आए हो भाई। क्या क्या होता है बोलो? मल्टीपल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, राइट? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स आर लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल कराने वाली हूँ वो इस पूरे पार्ट की ना जान है, समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है यहाँ पर। क्या है वो? है CO2।
कि भाई जो CO2 है इट बिहेव्स एज लुईस एसिड। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन एटम्स भी हैं, है ना? बिकॉज द ऑक्सीजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है वो? ज़्यादा इलेक्ट्रो, शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर चलो, आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी कार्बन। अच्छा, CO2 का स्ट्रक्चर याद है क्या? कैसा होता है? लीनियर है कि बेंट है? बताओ, लीनियर स्ट्रक्चर है कि बेंट स्ट्रक्चर है? इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, है ना? तो देखो जरा, इसमें रेजोनेंस लगेगी कि नहीं? देखो, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। वो इस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को लेके छुमंतर हो जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो देखो जरा इसका रेजोनेंस देखो, मैं कैसे इसको बना रही हूँ। ओ सी, यहाँ से लेके हो गया छुमंतर, ऑक्सीजन आ गया उस पर नेगेटिव चार्ज, और ये रहा कार्बन, कार्बन बिकम्स कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसी तरह से हर थ्योरी के, हर लॉज के क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझना। आपको ये टॉपिक ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।